मेरे 18वें जन्मदिन पर मेरे कैजन ब्लैक को एक रोल्स रॉयस मिली और मुझे एक कूड़े का बैग पकड़ाकर हवेली के मुख्य गेट के बाहर खड़ा कर दिया गया। काश मैं मजाक कर रहा होता, लेकिन यह सच था। कम से कम मजाक सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है। मेरे सामने हॉथॉर्न मेंशन के ड्राइववे में वह काली चमचमाती रोल्स रॉयस खड़ी थी। उसकी चमक ऐसी थी जैसे उसने कभी बारिश, धूल या अपने कर्मों के नतीजे देखे ही ना हो। ब्लैक बड़ी शान से कार के सहारे खड़ा था। एक हाथ उसकी महंगी जेब में था और दूसरे हाथ में फोन। वह मेरा चेहरा रिकॉर्ड कर रहा था, जैसे मुझे घर से निकालना कोई बर्थडे व्लॉग हो। मुस्कुराओ लैंडन, उसने ताना मारते हुए कहा। आखिरकार तुम बेसमेंट छोड़कर जा रहे हो। आज का दिन सबके लिए खास है। उसके पीछे मेरी आंटी विक्टोरिया हवेली की सीढ़ियों पर खड़ी थीं। उन्होंने मोती जैसे सफेद रंग का कोट पहना हुआ था। उनकी मुद्रा बिल्कुल परफेक्ट थी। चेहरे पर इतनी नरमी थी कि चैरिटी के फोटो में अच्छी लगे, लेकिन दिल इतना ठंडा था कि पानी भी जम जाए। मेरे अंकल मार्कस उनके बगल में खड़े अपनी घड़ी देख रहे थे, जैसे मुझे घर से निकालने में उनका कीमती समय बर्बाद हो रहा हो। शायद उन्हें अपने उस साम्राज्य की चिंता थी जिसे उन्होंने मेरे दिवंगत माता पिता से छीना था। विक्टोरिया ने मेरे हाथ में पकड़े काले कूड़े के बैग को देखा और गहरी सांस ली। इस बात को ड्रामा मत बनाओ, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। अब तुम 18 साल के हो चुके हो। बड़े लोग अपनी जिंदगी खुद संभालते हैं। मैंने अपने बैग की तरफ देखा। उसमें सिर्फ 2 शर्तें थीं, एक हुडी, एक जोड़ी पुराने स्नीकर्स जिनका एक तला पहले ही जवाब दे चुका था, एक टूथब्रश और एक टूटा हुआ फोटो फ्रेम जिसे मैंने बेसमेंट में वाइन रैक के पीछे छिपा कर रखा था। लगता था यही मेरी पूरी विरासत थी। मार्कस मेरे करीब आए और धीमी आवाज में बोले, लेकिन इतनी भी धीमी नहीं कि कोई सुन न सके। घर का स्टाफ अभी भी दरवाजे पर खड़ा था। सिक्योरिटी गेट के पास निगरानी कर रही थी और ब्लैक का फोन अब भी मेरी तरफ तना हुआ था। तुमने इस परिवार पर बहुत लंबे समय तक बोझ बनकर जिंदगी गुजारी है, मार्कस ने कहा। हमने तुम्हें खिलाया पिलाया, हमने तुम्हें रहने की जगह दी। अब दोबारा यहां मत आना और यह मत समझना कि हम पर तुम्हारा कोई और हक है। रहने की जगह, वे मेरे लिए उस बेसमेंट वाले वाइन सेलर को यही नाम देते थे। एक ठंडा कमरा, पत्थर की फर्श, कोई खिड़की नहीं और हर समय धूल, कॉर्क और उन अमीर लोगों की नकली शानो शौकत की गंध जो समझते थे कि महंगी शराब पीना ही उनकी पहचान है। मैं 14 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक वहीं रहा था, पूरे 4 साल, उनके घर के ठीक नीचे, इतना करीब कि ऊपर होने वाली पार्टियों की आवाजें सुन सकूं और इतना दूर कि किसी को यह दिखावा भी न करना पड़े कि मैं इस घर का हिस्सा हूं। मैं चाहता तो चिल्ला सकता था। मैं कह सकता था कि स्टर्लिंग एटलस कंपनी मेरे पिता ने बनाई थी, उस समय जब मार्कस को बोर्ड रूम में नकली मुस्कान देना भी नहीं आता था। मैं यह भी कह सकता था कि मेरी माँ के शेयर मेरे नाम होने चाहिए थे, न कि विक्टोरिया के महंगे हैंडबैग्स और ब्लैक की जन्मदिन वाली लग्जरी कारों पर खर्च होने चाहिए थे। लेकिन मैं यह सब पहले भी कह चुका था। जब मैं 14 साल का था तब मैंने इतना चीखा था कि मेरा गला बैठ गया था। 15 साल की उम्र में मैंने उनसे वसीयत दिखाने की भीख मांगी थी। 16 साल की उम्र में मैंने पूछा था कि मेरे माता पिता के वकीलों ने अचानक फोन करना क्यों बंद कर दिया। और 17 साल की उम्र तक मुझे यह समझ आ गया था कि चोरी के पैसों पर जीने वाले लोग किसी बेबस बच्चे की सच्चाई से नहीं डरते। वे बस बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देते हैं। इसीलिए अपने 18वें जन्मदिन पर मैंने कुछ नहीं कहा। फिर भी ब्लैक हंस पड़ा। इसे देखो, उसने कैमरा मेरी तरफ घुमाते हुए कहा। अभी भी ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे किसी ने इसका पूरा राज्य छीन लिया हो। भाई, अगर तुम्हारे माता पिता चाहते थे कि तुम अमीर बनो तो उन्हें गाड़ी थोड़ा बेहतर चलानी चाहिए थी। मेरी उंगलियां कूड़े वाले बैग के हैंडल पर और कस गईं। एक पल के लिए मेरे सामने का ड्राइववे गायब हो गया। मेरी आंखों के सामने पिता का स्टडी रूम आ गया। लकड़ी की गर्म अलमारियां, मेरी मां का हाथ मेरे कंधे पर। मैं शायद 13 साल का था या उससे भी थोड़ा छोटा। मैं मेज के सामने बैठा था। मेरे सामने जन्मदिन का केक रखा था और मेरे हाथों में एक छोटी खिलौना रोल्स रॉयस थी। वह खिलौना सिल्वर रंग की थी, लगभग मेरी हथेली जितनी बड़ी। मेरे पिता ने उसे मुझे देने से पहले बड़े नाटकीय अंदाज में उसकी छोटी सी चाबी मेरे हाथ में रखी थी। जब तुम 18 साल के हो जाओगे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, जैसे दुनिया में सिर्फ अच्छाई ही बची हो, तब हम तुम्हें इसकी असली और बड़ी वाली रोल्स रॉयस दिलाएंगे। मेरी मां ने मेरे माथे को चूमते हुए हंसकर कहा था, इतनी भी बड़ी नहीं, मैं चाहती हूं मेरा बेटा थोड़ा विनम्र भी रहे। पिताजी जोर से हंस पड़े थे। मैं भी हंसा था। उस समय मुझे लगता था कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनके किए हुए वादे हमेशा के लिए होते हैं। लेकिन फिर वह याद अचानक टूट गई। मैं फिर से उसी ड्राइवे में खड़ा था। ब्लैक का कैमरा, विक्टोरिया का बर्फ जैसा ठंडा चेहरा, मार्कस की घड़ी और मेरी मुट्ठी में कसकर पकड़ा हुआ कूड़े का बैग। मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं थी। मेरे पिता भी नहीं रहे थे। उनकी बनाई हुई पूरी सल्तनत अब उन लोगों के हाथों में थी जिन्होंने मुझे नौकर से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया था।
और मेरे 18वें जन्मदिन पर मेरा इंतजार करने वाली एकमात्र रोल्स रॉयस उसी कजिन के पीछे खड़ी थी, जो सालों से मेरी जिंदगी को ऐसे पहनकर घूम रहा था जैसे कोई चोरी की हुई जैकेट पहनता है। विक्टोरिया ने सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखा। गेट खोलो, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। गार्ड एक पल के लिए हिचकिचाया, बस आधा सेकंड। उसी आधे सेकंड में मुझे उस रात की इकलौती इंसानियत और सहानुभूति दिखाई दी, लेकिन मार्कस ने तुरंत नोटिस कर लिया। उसने उंगलियां चटकाई और तेज आवाज में कहा, अभी। भारी लोहे का गेट कराहते हुए खुल गया। मैंने अपना कूड़े वाला बैग कंधे पर डाला और धीरे धीरे उस गेट के बाहर चल पड़ा। ब्लेक भी कुछ कदम मेरे पीछे आया, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी रिकॉर्डिंग बंद न हो। फिर उसने हंसते हुए आवाज लगाई, हैप्पी बर्थडे बेसमेंट बॉय। मेरे पीछे लोहे का गेट बंद हो गया। मैं फुटपाथ पर खड़ा रहा। मुझे लगा कि शायद मेरे अंदर कुछ जोर से टूट जाएगा, कोई दर्द, कोई चीख, कोई गुस्सा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे अंदर की चीजें बस चुपचाप मुड़ गईं, जैसे किसी के जूते के नीचे दबकर कागज का कप अपना आकार खो देता है। मैं चलता रहा, तब तक चलता रहा जब तक हवेली पेड़ों के पीछे गायब नहीं हो गई, और उसके बाद भी चलता रहा, क्योंकि रुकने का मतलब था सोचना, और सोचने का मतलब था यह याद करना कि अब मेरे पास सोने के लिए कोई जगह नहीं थी। आधी रात तक शहर पहले से कहीं ज्यादा ठंडा लगने लगा था। मुझे एक बंद पड़े रेस्टोरेंट के पीछे एक संकरी सी गली मिली। वहां रखा बड़ा कूड़ेदान भयानक बदबू मार रहा था, लेकिन कम से कम उसकी धातु की दीवारें ठंडी हवा को रोक रही थीं। और उस समय मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं जगह की क्वालिटी को लेकर कोई शिकायत कर सकूं। मैं कूड़ेदान के पास बैठ गया, अपने कूड़े वाले बैग को सीने से लगाकर पकड़ा और ऊपर इमारतों के बीच दिखाई दे रहे आसमान के छोटे से टुकड़े को देखने लगा। मैंने खुद से कड़वी हंसी के साथ कहा, वाह लैंडन, कमाल कर दिया। अमेरिका का सबसे अमीर अनाथ, और रात गुजार रहा है कल बची हुई सी फूड की बदबू के पास। आखिरी शब्द बोलते समय मेरी आवाज हल्की सी टूट गई, और सच कहूं तो मुझे ठंड से ज्यादा उसी बात पर गुस्सा आया। मैंने अपनी हथेली आंखों पर रख ली और कोशिश की कि कोई आवाज बाहर ना निकले। गली पूरी तरह खाली थी, कोई मुझे देख नहीं रहा था, और अजीब बात यह थी कि इससे सब कुछ और भी बुरा लग रहा था। लोगों के सामने होने वाली बेइज्जती तेज चुभती है, लेकिन अकेले में होने वाली बेइज्जती सीने पर भारी पत्थर बनकर बैठ जाती है। मैं अपने माता पिता के बारे में सोचने लगा, उस छोटी खिलौना रोल्स रॉयस के बारे में, उस वसीयत के बारे में जिसे मुझे कभी देखने नहीं दिया गया, और विक्टोरिया की उस नकली मुस्कान के बारे में जब वह मेहमानों से मेरा परिचय कराते हुए कहती थी, ये हमारे थोड़े परेशान स्वभाव वाले भतीजे हैं। तभी अचानक मेरे सामने कुछ चमक उठा। पहले मुझे लगा शायद किसी फोन की स्क्रीन जल गई है, फिर याद आया कि मेरा फोन तो बैग में पड़ा पड़ा कब का बंद हो चुका था। मैंने सिर उठाकर ध्यान से देखा। मेरे सामने हवा में एक काला आयताकार बॉक्स तैर रहा था। उस पर पतले चांदी जैसे अक्षर चमक रहे थे, लिमिटलेस बैंक इन्विटेशन अवेलेबल, डू यू एक्सेप्ट। मैं कई सेकंड तक उसे घूरता रह गया। फिर मैंने पूरी गली में नजर दौड़ाई। कोई कैमरा नहीं, कोई प्रैंक वीडियो बनाने वाली टीम नहीं, कोई नशे में धुत टेक्नोलॉजी वाला लड़का नहीं जो कूड़ेदान के पीछे छिपकर मेरी हालत पर हंस रहा हो। सिर्फ मैं, ठंडी रात, और हवा में तैरता हुआ एक संदेश जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। मैंने घबराकर एक गहरी सांस ली और बुदबुदाया, या तो मैं ठंड से मर रहा हूं, या फिर इस ब्रह्मांड का कस्टमर सर्विस विभाग बहुत ही अजीब है। मेरे इतना कहते ही उस चमकते हुए संदेश के नीचे दो नए विकल्प उभर आए, एक्सेप्ट और डिक्लाइन। मैंने कांपते हुए अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। शायद मैं बहुत ज्यादा हताश हो चुका था, शायद मैं बेवकूफ था, या शायद जिस लड़के के पास खोने के लिए कुछ भी न बचा हो, वह अंधेरी गलियों में चमकती हुई अजीब चीजों पर क्लिक करने का जोखिम उठा सकता है। मैंने एक्सेप्ट पर उंगली रख दी। अचानक हवा में एक हल्की धातु जैसी आवाज गूंजी। अगले ही पल एक काला कार्ड हवा से निकलकर सीधे मेरी हथेली में आ गिरा। वह देखने में जितना हल्का लग रहा था, असल में उससे कहीं ज्यादा भारी था। उसकी सतह चिकनी और ठंडी थी, किनारे चांदी जैसे चमक रहे थे। सामने सिर्फ एक शब्द लिखा था, लिमिटलेस, और उसके ठीक नीचे छोटे चांदी के अक्षरों में मेरा नाम उभरा हुआ था, लैंडन स्टर्लिंग। उसे देखते ही उस रात पहली बार मुझे ठंड महसूस होना बंद हो गई। तभी हवा में तैरता संदेश बदल गया, फर्स्ट ट्रांजैक्शन अवेलेबल, स्पेंड, रिसीव डबल। मैं कार्ड को घूरता रहा, यहां तक कि उसे पकड़ते पकड़ते मेरी उंगलियों में दर्द होने लगा। फिर मेरे मुंह से एक अजीब सी हंसी निकली, धीमी, थकी हुई और थोड़ी कड़वी। विक्टोरिया ने मुझे एक कूड़े का बैग दिया था, लेकिन किसी और चीज ने मुझे पूरा बैंक दे दिया था। और मेरे माता पिता की मौत के बाद पहली बार मेरे पास जिंदा रहने की एक वजह थी, एक सवाल, अगर मैं जो भी खर्च करूं उसका दोगुना वापस मिल जाए तो एक बेघर वारिस आखिर खरीद क्या सकता है। लिमिटलेस बैंक के साथ मेरा पहला लेन देन कोई सुपरकार नहीं था, कोई पेंट हाउस नहीं था,
और न ही किसी अरबपति जैसी नाटकीय एंट्री। वह था एक गैस स्टेशन से खरीदा हुआ प्लास्टिक में लिपटा सैंडविच और ढेर सारी भावनात्मक चोटें। मैं काउंटर पर पहुंचा। कैशियर ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं नैपकिन भी चुरा सकता हूं, और सच कहूं तो उसकी सोच गलत भी नहीं थी। मेरी हालत ऐसी ही लग रही थी। मैं ऐसा दिख रहा था जैसे किसी लॉन्ड्री बास्केट और कूड़ेदान ने मिलकर मेरी जिंदगी की पिटाई कर दी हो। मेरी हुड्डी सिकुड़ी हुई थी, बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे, और मेरे हाथ में एक ऐसा काला कार्ड था जिसकी कीमत शायद पूरे सैंडविच रैक से ज्यादा होगी। मैंने कार्ड आगे बढ़ाते हुए कहा, कार्ड से पेमेंट करूंगा। कैशियर ने पहले कार्ड को देखा, फिर मुझे। उसकी आंखों में साफ लिखा था, अच्छा प्रॉप है भाई। मैं उसे दोष भी नहीं दे सकता था। अगर रात के 1 बजे कोई बेघर सा दिखने वाला लड़का मुझे लग्जरी ब्लैक कार्ड देता तो मैं भी यही सोचता कि या तो उसने इसे चुराया है या फिर किसी बहुत स्टाइलिश पागलपंथ से भागकर आया है। उसने कार्ड मशीन में स्वाइप किया। पीप, अप्रूव्ड। कैशियर की आंखें फैल गईं। मैं भी कुछ सेकंड तक मशीन को देखता रह गया। तभी मेरी नजर के कोने में एक नया संदेश उभरा। ट्रांजैक्शन 8.42, लिमिटलेस बैंक रिटर्न $16.84, अवेलेबल बैलेंस अपडेटेड। मैं सैंडविच और कार्ड लेकर दुकान से बाहर निकल आया। शहर अब भी उतना ही ठंडा था। मेरी जिंदगी अब भी पूरी तरह बर्बाद थी, लेकिन अब मेरे खाते में $16 और 84 सेंट मौजूद थे। एक ऐसे खाते में जो 10 मिनट पहले तक अस्तित्व में ही नहीं था। मैंने सैंडविच का पहला निवाला लिया, और कई दिनों बाद पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि शायद किस्मत ने मुझे पूरी तरह छोड़ा नहीं है। मैंने सैंडविच का एक और निवाला लिया। उसका स्वाद ऐसा था जैसे किसी ने ब्रेड, नमक और सब्जियों के खिलाफ दर्ज एक मुकदमे को एक साथ मिलाकर पैक कर दिया हो। फिर भी मेरी आंखें भर आईं। इसलिए नहीं कि वह बहुत स्वादिष्ट था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह मेरा था। मैंने उसे अपने पैसों से खरीदा था, किसी की दया से नहीं, किसी की बची हुई चीज के रूप में नहीं। वह पूरी तरह मेरा था। उसके बाद मैंने एक पानी की बोतल खरीदी, फिर एक सस्ता चार्जर, फिर काउंटर के पीछे से एक प्रीपेड फोन। हर बार जब मैं कार्ड स्वाइप करता, खर्च की गई रकम का 2 गुना वापस मेरे खाते में आ जाता। रकम बहुत छोटी थी, हास्यास्पद रूप से छोटी, लेकिन पहली बार मेरी रकम घटने की बजाय बढ़ रही थी। और 4 साल तक अपनी हर चीज को किसी और के हाथों में जाते देखने के बाद यह एहसास लगभग अविश्वसनीय लग रहा था। सूरज निकलने तक मेरे पास एक मोटल का कमरा लेने लायक पैसे हो चुके थे। मोटल कोई खास नहीं था, पुराना कारपेट, थकी हुई सी वॉलपेपर, और रिसेप्शन पर बैठा एक ऐसा क्लर्क जो तब तक कोई सवाल नहीं पूछता था जब तक कार्ड पास हो जाए। मुझे वह आदमी तुरंत पसंद आ गया। इतने कम मानकों वाला इंसान उस समय मुझे बिल्कुल सही लगा। मैंने एक रात का किराया दिया। सिस्टम ने उसका 2 गुना वापस कर दिया। कमरे में पहुंचकर मैं सीधे बाथरूम में गया। गर्म पानी की भाप ने शीशे को ढक लिया था। मैं चुपचाप खड़ा होकर देखता रहा कि मेरे हाथों की धूल और गंदगी पानी के साथ बहकर सिंक में जा रही थी। जब मैंने अपना कूड़े वाला बैग खोला तो मेरी उंगलियां हल्के हल्के कांप रही थीं। मैंने उसमें से टूटा हुआ फोटो फ्रेम निकाला। कांच के पीछे मेरे माता पिता मुस्कुरा रहे थे। मेरे पिता ने नेवी ब्लू सूट पहन रखा था। मेरी मां सफेद ड्रेस में थी और मैं उनके बीच खड़ा था, लगभग 13 साल का, अपने हाथों में उस छोटी खिलौना रोल्स रॉयस को ऐसे पकड़े हुए जैसे वह दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो। मैंने फ्रेम को बाथरूम के काउंटर पर सावधानी से रख दिया। तभी मेरी नजर दरवाजे के पास रखी एक छोटी सी शेल्फ पर गई। उस पर एक फूलदान रखा था, सस्ता सा नीले रंग का सिरेमिक फूलदान। शायद उसकी कीमत $20 से भी कम होगी, और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि शायद किसी एक उदास मेहमान से मिली तारीफ रही होगी। फिर भी उसे देखते ही मेरे सीने में अजीब सा दर्द उठ गया, क्योंकि फूलदान की वजह से ही ब्लैक को पहली बार पता चला था कि मेरी तकलीफें उसे हंसा सकती है। मैं तब 14 साल का था। माता पिता के एक्सीडेंट को कुछ ही महीने हुए थे। हॉथॉर्न परिवार मुझे पहले ही बेसमेंट में भेज चुका था। हालांकि वे उसे अस्थायी व्यवस्था कहते थे, लेकिन वही अस्थायी व्यवस्था 4 साल लंबी कैद बन गई। अमीर लोगों को अस्थायी व्यवस्था कहना बहुत पसंद होता है, खासकर तब जब उसकी तकलीफ किसी और को झेलनी पड़ रही हो। उस दिन दोपहर में विक्टोरिया ने कुछ बड़े दानदाताओं के लिए लंच रखा था, और मैं किचन में खड़ा प्लेटें धो रहा था, क्योंकि मार्कस के अनुसार मुझे अनुशासन सीखने की जरूरत थी। तभी ब्लैक अंदर आया। उसकी शर्ट की बांह पर केक की फ्रॉस्टिंग लगी हुई थी और चेहरे पर वही घमंडी बोरियत। वह तब 13 साल का था। गोल मटोल चेहरा, घमंड से भरी मुस्कान, और यह पूरा विश्वास कि दुनिया का काम सिर्फ उसे एक महंगे कमरे से दूसरे महंगे कमरे तक पहुंचाना है। उसने मुझे देखकर कहा, ओए बेसमेंट बॉय,
मेरे लिए सोडा लेकर आ। मैं उतनी जल्दी नहीं हिला जितनी जल्दी वह चाहता था, तो उसने हॉलवे में रखी विक्टोरिया की महंगी इंपोर्टेड फूलदान उठा ली। मैंने तुरंत कहा, अरे उसे नीचे रखो। वह मुस्कुराया और अगले ही पल उसने फूलदान छोड़ दिया। धड़ाम! फूलदान संगमरमर की फर्श पर गिरकर सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई। 1 सेकंड के लिए हम दोनों उन टूटे हुए टुकड़ों को देखते रहे। फिर अचानक ब्लैक जोर से चिल्लाया, आंटी विक्टोरिया, लैंडन ने फूलदान तोड़ दी। मैं उसे घूरता रह गया, वह मुझे घूरता रहा। फिर उसके होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान आई, ऐसी मुस्कान जो सिर्फ मुझे दिखाई दी, क्योंकि उसे पहले से पता था कि इस घर में किसकी बात पर विश्वास किया जाएगा। विक्टोरिया भागती हुई आई, उनके पीछे मार्कस भी आ गया। घर का स्टाफ किचन के दरवाजे पर इकट्ठा हो गया। ब्लैक ने कांपने का नाटक करते हुए मेरी तरफ उंगली उठाई। इससे गुस्सा आ गया क्योंकि मैंने सिर्फ एक ड्रिंक मांगी थी। उसने मासूम बनते हुए कहा, फिर इसने फूलदान फोड़ दी। ये झूठ है। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था। चटाक! विक्टोरिया का थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा। आवाज पूरे हॉलवे में गूंज गई। मेरा गाल जलने लगा, आंखों में आंसू भर आए। सिर्फ इसलिए नहीं कि दर्द हुआ था, हालांकि दर्द तो हुआ ही था, बल्कि इसलिए कि विक्टोरिया के कंधे के पीछे खड़ा ब्लैक चुपचाप हंस रहा था। उसका पूरा शरीर हंसी से हिल रहा था और बाकी सब लोग बस नजरें फेर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विक्टोरिया ने मेरा चेहरा पकड़कर मेरी ठुड्डी ऊपर उठाई, फिर धीमी लेकिन जहरीली आवाज में बोली, तुम बहुत विनाशकारी हो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा था और अब हमें उनकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ रही है। मार्कस ने टूटे हुए टुकड़ों की तरफ देखा और गहरी सांस ली, फिर ऐसे बोला जैसे कोई मामूली हिसाब किताब कर रहा हो, इसकी अलाउंस से पैसे काट लेना। उसकी बात सुनकर मेरे होंठों पर कड़वी हंसी आ गई, क्योंकि मेरी कोई अलाउंस थी ही नहीं। लेकिन इस घर में सच कभी मायने नहीं रखता था, बस वही सच माना जाता था जो हॉथॉर्न परिवार बोल देता था। मेरी कोई अलाउंस थी ही नहीं, यही तो सबसे बड़ा मजाक था। फिर भी उन्होंने उस टूटी हुई फूलदान के पैसे मेरी अलाउंस से काटने का फैसला किया। उसके बाद मुझे नंगे हाथों से टूटे हुए कांच के टुकड़े साफ करने पड़े। और दूसरी तरफ ब्लेक आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठकर मिठाई खा रहा था। एक स्टाफ सदस्य को मुझ पर तरस आ गया। वह मेरे लिए दस्ताने लेकर आया, लेकिन विक्टोरिया ने उसे देख लिया। उन्होंने सिर हिलाकर मना कर दिया। इसे सीखने दो, उन्होंने कहा। और सच कहूं तो मैंने सीख लिया। मैंने सीखा कि ताकत के बिना बोला गया सच सिर्फ शोर बनकर रह जाता है। 4 साल बाद मोटल के बाथरूम में खड़ा मैं अनजाने में अपने गाल को छूने लगा। वहां कोई निशान नहीं था, त्वचा बिल्कुल ठीक थी, लेकिन याद, वो अब भी जिंदा थी। दरवाजे के पास रखा वो सस्ता नीला फूलदान बिल्कुल बेगुनाह लग रहा था। उसका विक्टोरिया से कोई लेना देना नहीं था, नहीं ब्लेक से। फिर भी मेरा मन कर रहा था कि उसे उठाकर दीवार पर दे मारूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं वापस बिस्तर पर जाकर बैठ गया, प्रीपेड फोन खोला और लिमिटलेस बैंक का बैलेंस देखने लगा। रकम बहुत बड़ी नहीं थी, बस इतनी थी कि अगर मैं सावधानी से खर्च करूं तो कुछ दिनों का खाना खरीद सकूं या 1-2 रात और मोटल में रुक सकूं। वो कोई तलवार नहीं थी, बस तलवार की धार का पहला किनारा था। मैं एक डिस्काउंट स्टोर गया, कुछ मोजे खरीदे, अंडरवियर, 2 साधारण शर्टें और एक जैकेट जो बेसमेंट की नमी और पत्थरों जैसी बदबू नहीं करती थी। कार्ड ने पेमेंट स्वीकार कर ली। रकम दोगुनी होकर वापस आ गई। फिर मैंने एक छोटी नोटबुक खरीदी, एक पेन खरीदा। रकम फिर दोगुनी हो गई। शुरुआत में मैं हर एक ट्रांजैक्शन नोटबुक में लिखता था, जैसे अगर मैंने नजर हटाई तो ये पूरा सिस्टम गायब हो जाएगा। $8 16 बन गए, $40 80 बन गए, $80 160 बन गए। ये कोई आतिशबाजी जैसा जादू नहीं था, नहीं रातों रात अरबती बनने वाली कहानी। ये धीरे धीरे बढ़ने वाला, सीधा सादा और अजीब तरह से खूबसूरत गणित था। दूसरे दिन के अंत तक मैं पूरे 1 हफ्ते का मोटल किराया दे सकता था। तीसरे दिन मैंने एक पुराना लैपटॉप खरीदा जो मुझे एक पॉन शॉप से मिला। चौथे दिन मैंने पब्लिक रिकॉर्ड्स तक पहुंच खरीद ली और वहीं से सब बदलना शुरू हुआ।
मैंने सर्च बार में टाइप किया स्टर्लिंग एटलास होल्डिंग्स। स्क्रीन पर तुरंत मेरे पिता की कंपनी का लोगो उभर आया। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर नीचे नाम दिखाई दिए, एग्जीक्यूटिव चेयर विक्टोरिया हॉथॉर्न, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्कस हॉथॉर्न, और फिर ब्लेक कंपनी के चैरिटी पेज पर काले सूट में मुस्कुराता हुआ, कलाई पर चमकती हुई चांदी की घड़ी, मानो वो हमेशा से इस साम्राज्य का वारिस रहा हो। और मैं एक सस्ते मोटल के कमरे में बैठा था। नाइट स्टैंड पर वेंडिंग मशीन से खरीदा गया खाना रखा था और स्क्रीन पर उस साम्राज्य को देख रहा था जिसे मेरे माता पिता ने बनाया था और मेरी आंटी ने चुरा लिया था। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर स्थिर हो गई। 4 साल तक हॉथॉर्न परिवार ने मुझे यही महसूस कराया था कि मैं कोई टूटी हुई प्लेट हूं, एक बेकार चीज जिसे उन्होंने दया करके अपने बेसमेंट में पड़े रहने दिया। लेकिन अब पहली बार मुझे एहसास होने लगा था कि शायद टूटी हुई चीज मैं नहीं था। शायद असली समस्या वे लोग थे जिन्होंने मेरी पूरी जिंदगी चुरा ली थी। लेकिन सिस्टम ने मुझे एक ऐसी चीज दे दी थी जिसकी हॉथॉर्न परिवार ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा तरीका जिससे मेरी हर खरीदारी मुझे अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाती थी। मैंने फिर से अपनी नोटबुक खोली। पहले साफ पन्ने के सबसे ऊपर मैंने 3 शब्द लिखे, सब वापस लेना है। फिर उसके नीचे मैंने उन लोगों के नाम लिखे जिनसे मेरा हिसाब बाकी था, विक्टोरिया, मार्कस, ब्लेक। मैंने पेन इतनी जोर से दबाया कि कागज हल्का सा फट गया। अच्छा हुआ, कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें निशान छोड़ना ही चाहिए। अगली सुबह मैं हॉथॉर्न मेंशन वापस नहीं गया। कुछ सेकंड के लिए वो बहुत संतोष देने वाला कदम होता, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद मार्कस सिक्योरिटी से मुझे फिर सड़क पर ठिंकवा देता। विक्टोरिया मुझे मानसिक रूप से अस्थिर घोषित कर देती और ब्लेक शायद कोई वीडियो अपलोड करता। बेसमेंट बॉय की वापसी या ऐसा ही कोई बेवकूफी भरा शीर्षक। मेरे पास अब एक काला कार्ड था, लेकिन दिमाग भी था। इसलिए मैंने गायब रहने का फैसला किया। पहला महीना आसान नहीं था। लिमिटलेस बैंक पैसे दोगुने कर देता था, लेकिन फिर भी मुझे हर ट्रांजैक्शन और अगले ट्रांजैक्शन के बीच का समय निकालना पड़ता था। धीरे धीरे मैंने इसका तरीका समझ लिया। जरूरत की चीज खरीदो, रिटर्न आने का इंतजार करो, फिर दोबारा खर्च करो। कभी बहुत ज्यादा दिखावा मत करो और ऐसी जगहों पर ज्यादा सवाल मत पूछो जहां गरीब लोगों के सवाल अमीर लोगों की जिज्ञासा बढ़ा देते हैं। खाना धीरे धीरे मोटल के किराए में बदल गया। मोटल का किराया एक छोटे किराए के कमरे में बदल गया। वो कमरा एक बंद पड़ी बेकरी के ऊपर था। कमरे में पुरानी चीनी और गीली ईंटों की मिलीजुली गंध रहती थी। हीटर चलते समय ऐसे आवाज करता था जैसे उसे हर समय ध्यान चाहिए। खिड़की के सामने कोई खूबसूरत नजारा नहीं था, बस दूसरी तरफ एक और ईंटों की दीवार। दृश्य बहुत उदास था, लेकिन निजी था, और उस समय मेरे लिए निजता सुंदरता से कहीं ज्यादा कीमती थी। मैंने एक पुरानी सेकेंड हैंड मेज खरीदी। पैसे दोगुने हो गए। मैंने एक बेहतर लैपटॉप खरीदा, ऐसा लैपटॉप जो 2 टैब खोलते ही दम न तोड़ दे। पैसे फिर दोगुने हो गए। मैंने ऑनलाइन कोर्स खरीदे, फाइनेंस, कॉर्पोरेट लॉ, इनहेरिटेंस लॉ, अकाउंटिंग। हर खरीदारी के बाद रकम फिर दोगुनी हो जाती और तभी मुझे एक बहुत कड़वा सच समझ आया, पैसा दोगुना हो सकता है, समय नहीं। मैं तुरंत बदला लेना चाहता था। मैं चाहता था कि उसी वक्त स्टर्लिंग एटलस के मुख्यालय में घुस जाऊं, दस्तावेजों का एक ढेर मेज पर पटक दूं और विक्टोरिया के चेहरे से उसकी वो परफेक्ट मुस्कान गायब होते देखूं। लेकिन असली दुनिया इतनी आसान नहीं थी। मैं एक दस्तावेज ढूंढता तो वो मुझे दूसरे दस्तावेज तक ले जाता। एक शेल कंपनी मिलती तो उसके पीछे किसी और के हस्ताक्षर निकल आते। हर जवाब के पीछे एक नया सवाल छिपा होता
और धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि हॉथोर्न परिवार ने सिर्फ मेरा घर नहीं छीना था, उन्होंने अपने निशान भी बहुत सावधानी से मिटाए थे। अगर मुझे सब वापस लेना था तो सिर्फ गुस्सा काफी नहीं था, मुझे सबूत चाहिए थे, धैर्य चाहिए था, और सबसे बढ़कर मुझे उनसे ज्यादा चालाक बनना था। हर सार्वजनिक दस्तावेज में कुछ न कुछ ऐसी खाली जगहें थी, इतनी बड़ी कि अमीर चोर उनमें आराम से छिप सके। मैं सिर्फ 18 साल का था, गुस्से से भरा हुआ, अनुभवहीन और कानूनी तौर पर लगभग बेअसर। अगर मैंने जल्दबाजी की तो मैं न्याय नहीं पाता, मैं सिर्फ एक खबर बन जाता। परेशान अनाथ ने अपने अभिभावकों पर आरोप लगाए, कड़वे भतीजे ने पारिवारिक कंपनी पर हमला बोला, मानसिक रूप से अस्थिर वारिस बाहरी लोगों के बहकावे में आया। मुझे पूरा यकीन था कि विक्टोरिया ने ऐसे बयान पहले से तैयार करके रखे होंगे। उसे दूसरों की बदकिस्मती के लिए हमेशा तैयार रहना पसंद था, इसलिए मैंने जल्दबाजी नहीं की। मैंने पढ़ाई शुरू की, मैं पैसे खर्च करता था, क्योंकि पैसे खर्च करने से पैसे बढ़ते थे। मैंने बेहतर टूल खरीदे, बेहतर डेटा एक्सेस खरीदा, बेहतर रिपोर्ट्स खरीदी, बेहतर सलाह खरीदी, और धीरे धीरे इतना सीख लिया कि एक और सच्चाई समझ आ गई। मैं अकेले ये लड़ाई नहीं जीत सकता था, मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मुझसे ज्यादा समझदार हो। इसी तलाश ने मुझे नाओमी क्रॉस तक पहुंचाया। उनका ऑफिस एक पतली सी इमारत की 5वीं मंजिल पर था। एक तरफ टैक्स क्लिनिक था, दूसरी तरफ तलाक के मामलों का वकील। न कोई संगमरमर की सजावट, न कोई रिसेप्शनिस्ट, न कोई चमक दमक, बस एक धुंधले कांच का दरवाजा और उसके पीछे बैठी एक महिला, काला ब्लेजर, तेज नजरें, ऐसा चेहरा कि लगे वो कंक्रीट की दीवार के पार भी धोखाधड़ी सूंघ सकती है। उन्होंने मुझे सिर से पैर तक एक बार देखा, फिर बोली, तुम बहुत छोटे हो। मैंने जवाब दिया, और आप बहुत ध्यान से देखने वाली हैं। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी, बस एक सेकंड के लिए। उन्होंने मेरी फाइल देखी, फिर बोली, तुमने स्टर्लिंग एटलस होल्डिंग से जुड़े एस्टेट डॉक्यूमेंट्स की फॉरेंसिक समीक्षा मांगी है, ये किसी स्कूल का प्रोजेक्ट नहीं है। नहीं, मैंने कहा। उन्होंने अगला सवाल किया, और तुम फीस दे सकते हो? मैंने चुपचाप अपना काला कार्ड उनकी मेज पर रख दिया। उन्होंने उसे छुआ तक नहीं, बस देखकर बोली, कार्ड अक्सर रिजेक्ट भी हो जाते हैं। मैंने बिना सोचे जवाब दे दिया, मेरा कार्ड ऐसा करना पसंद नहीं करता। जैसे ही शब्द मुंह से निकले, मुझे पछतावा हुआ। यह थोड़ा ज्यादा घमंडी लग रहा था, लेकिन पेमेंट हो गई, तुरंत, सफल। नाओमी की भौं लगभग 1 मिलीमीटर ऊपर उठी। किसी और के लिए यह मामूली प्रतिक्रिया होती, लेकिन नाओमी के लिए यह खड़े होकर तालियां बजाने जैसा था। मैंने उन्हें पूरी कहानी नहीं बताई, लेकिन शुरुआत करने लायक सब कुछ बता दिया। मेरे माता पिता, इलियट स्टर्लिंग और ग्रेस स्टर्लिंग, उनका एक्सीडेंट, मेरा हॉथोर्न परिवार के पास जाना, वो वसीयत जिसे मुझे कभी देखने नहीं दिया गया, कंपनी का ट्रांसफर, बेसमेंट के 4 साल, और मेरे 18वें जन्मदिन की रात घर से निकाला जाना। नाओमी पूरी कहानी सुनती रही, बिना एक बार भी बीच में टोके। जब मैं बोलना खत्म कर चुका, उन्होंने अपनी मेज की दराज खोली, एक लीगल पैड निकाला, ऊपर पहली लाइन में कुछ लिखा, फिर उसे मेरी तरफ घुमा दिया। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, दुख का पीछा मत करो, नियंत्रण का पीछा करो। मैं उस लाइन को काफी देर तक देखता रहा, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझसे ये नहीं कहा था कि मैं भूल जाऊं, माफ कर दूं या आगे बढ़ जाओ। पहली बार किसी ने मुझे सिखाया था कि बदला गुस्से से नहीं, सबूत और नियंत्रण से लिया जाता है। ये बात थोड़ी बेरहम लगती है, मैंने कहा। नाओमी ने बिना भाव बदले जवाब दिया, बेरहम नहीं, सटीक है।
फिर उन्होंने अपनी कलम मेज पर रखी और बोली, अगर उन्होंने तुमसे चोरी की है तो उन्होंने वह चोरी भावनाओं में नहीं छिपाई होगी, उन्होंने उसे नियंत्रण की परतों में छिपाया होगा। शेयरों में, ट्रस्ट में, प्रॉक्सी वोट्स में, बोर्ड के फैसलों में, कर्जों में, कानूनी दस्तावेजों में। दुख सिर्फ वह चीज थी जिससे उन्होंने तुम्हारा ध्यान भटकाए रखा। मैंने उसी पल तय कर लिया कि मुझे नाओमी पसंद है, कोई भावुक या गर्मजोशी वाला पसंद नहीं। मेरी जिंदगी उस समय ऐसे अध्याय में नहीं थी, लेकिन मुझे ये पसंद आया कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बहादुर नहीं कहा, क्योंकि बहादुर वो शब्द होता है जो लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब उनके पास मदद करने के लिए कोई असली औजार नहीं होता। नाओमी के पास औजार थे और मुझे औजार चाहिए थे। अगले 3 साल हमने चुपचाप काम किया, धीरे, सावधानी से, बिना किसी शोर के। मैं बेकरी के ऊपर वाले कमरे से निकलकर एक छोटे अपार्टमेंट में चला गया, जहां दरवाजे का ताला सच में काम करता था। फिर उससे बेहतर अपार्टमेंट में, जहां पड़ोसी रात भर पाइपों पर चिल्लाते नहीं थे। और फिर उससे भी बेहतर जगह पर, जहां मेरे पास कई मॉनिटर रखने की जगह थी, फाइलों के डिब्बों के लिए जगह थी, और मेरे माता पिता की पुरानी तस्वीर के लिए भी। लिमिटलेस बैंक मेरे साथ साथ बढ़ता गया। मैं किराना खरीदता, पैसे दोगुने हो जाते। मैं कार खरीदता, पैसे दोगुने हो जाते। मैं साफ सुथरी कानूनी कंपनियों के नाम पर छोटी प्रॉपर्टियां खरीदता, पैसे दोगुने हो जाते। कंसल्टिंग रिपोर्ट्स, लीगल रिव्यू, डेटा एक्सेस, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, हर खर्च के बाद रकम बढ़ती जाती। लेकिन इस सिस्टम की एक बात अलग थी, ये कभी मेरी तारीफ नहीं करता था, कभी मुझे सांत्वना नहीं देता था, कभी ये नहीं कहता था कि मैं सही हूं। ये बस एक काम करता था, चलते रहो और इनाम मिलता रहेगा। हर बार जब बैलेंस बढ़ता, मुझे विक्टोरिया की बात याद आती, बड़े लोग अपनी जिंदगी खुद संभालते हैं। ठीक है, मैं अपनी जिंदगी संभालूंगा, इतनी अच्छी तरह संभालूंगा कि एक दिन वह उसे देखकर घुट जाए। उधर नाओमी पुराने एस्टेट दस्तावेजों की परतें खोलती जा रही थी। कुछ पन्ने बिल्कुल साफ थे, इतने साफ कि वे संदिग्ध लगने लगे। उन्होंने कुछ ऐसे हस्ताक्षर ढूंढे जो उन तारीखों पर किए गए दिखाए गए थे जब संबंधित लोग देश में ही नहीं थे। उन्होंने ट्रस्ट में एक संशोधन खोजा जो मेरे माता पिता के एक्सीडेंट के बेहद करीब मंजूर हुआ था। उन्होंने एक शेल कंपनी भी खोज निकाली जिसने स्टर्लिंग परिवार की संपत्तियों को छुआ था, उससे पहले कि मार्कस आधिकारिक रूप से नियंत्रण में आता। इनमें से कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं थी कि तुरंत पूरा घोटाला सामने आ जाए, लेकिन हर चीज इतनी महत्वपूर्ण थी कि खुदाई जारी रखी जाए। और हमने खुदाई जारी रखी। दूसरी तरफ हॉथोर्न परिवार हमेशा की तरह शोर मचाते हुए जी रहा था। ब्लेक के सोशल मीडिया अकाउंट धीरे धीरे मेरे सबसे नापसंद बिजनेस रिपोर्ट बन गए। वो नई घड़ियां दिखाता, नई कारें दिखाता, क्लब्स, स्की ट्रिप्स, चैरिटी गाला, और हर तस्वीर में विक्टोरिया उसके साथ मुस्कुराती दिखती, जैसे दया और इंसानियत का आविष्कार उसी परिवार ने किया हो। हर पोस्ट मुझे एक ही बात याद दिलाती, वो उस जिंदगी को जी रहा था जो मेरे माता पिता ने बनाई थी। एक दिन उसने एक वीडियो पोस्ट किया, उसमें वो अपनी नई कस्टम रोल्स रॉयस की डिलीवरी ले रहा था। मैंने वो वीडियो एक बार नहीं, मैंने वो वीडियो 3 बार इसलिए देखा क्योंकि उसकी तारीख मायने रखती थी। वह ब्लेक का 18वां जन्मदिन था। वीडियो में विक्टोरिया उसके बगल में खड़ी ताली बजा रही थी। मार्कस उसे एक कीबॉक्स सौंप रहा था और नीचे कैप्शन लिखा था, हमारा राजकुमार पूरी दुनिया का हकदार है, हमारा राजकुमार। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रहा, फिर वीडियो बंद कर दिया और अपनी नोटबुक खोल ली। पहले पन्ने पर सब वापस लेना है वाली लाइन के नीचे मैंने एक नई बात लिखी, जन्मदिन इनके लिए बहुत मायने रखते हैं। ये कोई बिजनेस रणनीति नहीं थी,
कोई कानूनी खोज नहीं थी। सच कहूं तो ये थोड़ा बचकाना और व्यक्तिगत था, लेकिन कभी कभी छोटी और व्यक्तिगत बातें ही दिशा दिखाती हैं। जब मैं 21 साल का हुआ, तब भी बाहर से मेरी जिंदगी बहुत साधारण दिखती थी, और यही मेरा उद्देश्य था। हॉथॉर्न परिवार की नजरों में अगर वे कभी मेरे बारे में सोचते भी थे, तो मैं बस एक असफल अनाथ था। कोई ऐसा लड़का जो सस्ते अपार्टमेंट्स और बदकिस्मती में कहीं खो गया था। लेकिन पर्दे के पीछे कहानी अलग थी। पैसा अब असली हो चुका था, संपत्तियां असली थी, कंपनियां असली थी, और स्टर्लिंग एटलस में मेरी छिपी हुई हिस्सेदारी अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि अगर मैं चाहता तो मीटिंग टेबल पर अपनी कुर्सी मांग सकता था। एक बारिश वाली शाम नाओमी मेरे अपार्टमेंट में आई। उनके हाथ में एक मोटी फाइल थी और चेहरे पर ऐसा भाव था कि मैं उनके कुछ कहने से पहले ही सीधा बैठ गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने जवाब दिया, अगले हफ्ते ब्लेक का 21वां जन्मदिन है। मैंने सूखे स्वर में कहा, बहुत अच्छी बात है। मैं उसके 18वें जन्मदिन से किसी तरह बच गया था। नाओमी ने मेरी बात अनदेखी कर दी। फिर बोली, वे लोग बैरेट मोटर ऑक्शन में जा रहे हैं। एक लिमिटेड एडिशन फेरारी की निजी बिक्री होने वाली है, पूरे देश में सिर्फ एक। उन्होंने फाइल मेरी तरफ बढ़ा दी। अंदर एक चमकदार तस्वीर थी, एक लाल फेरारी, नीची, महंगी और इतनी दिखावटी कि पहली नजर में ही समझ आ जाए ये ब्लेक की पसंद है। मैं कुछ देर तक तस्वीर को देखता रहा और अचानक मेरे दिमाग में दो तस्वीरें एक साथ उभरी। पहली, 13 साल का मैं, अपने हाथ में खिलौना रोल्स रॉयस पकड़े हुए। दूसरी, 18 साल का ब्लेक, अपनी नई कार के सहारे खड़ा, और मैं कंधे पर कूड़े का बैग लटकाए सड़क पर। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। नाओमी मुझे गौर से देख रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, लैंडन, क्या? जब भी तुम्हारे चेहरे पर ऐसी मुस्कान आती है, मुझे ये पूछना पड़ता है कि क्या हम अभी भी समझदारी वाला रास्ता चुन रहे हैं। मैं हंस पड़ा। हां। उन्होंने फेरारी की तस्वीर पर उंगली रखी। तुम्हें इस कार की जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने शांत स्वर में कहा, लेकिन ब्लेक को भी नहीं है। अगले ही दिन मेरी एक शेल कंपनी ने उस ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया। मेरे नाम से नहीं, मेरी किसी भी पहचान से जुड़े बिना। कागजों में मैं कहीं मौजूद नहीं था, और यही सबसे अच्छी बात थी। हॉथॉर्न परिवार जल्द ही एक ऐसे बोलीदाता से टकराने वाला था जिसे वे देख भी नहीं सकते थे, और मैं अपनी जिंदगी का पहला जन्मदिन का तोहफा वापस खरीदने वाला था। ब्लेक बैरेट मोटर ऑक्शन में ऐसे दाखिल हुआ जैसे फेरारी पहले ही उससे शादी के लिए हां कह चुकी हो। उसने सफेद जैकेट पहन रखी थी, टाई नहीं थी, और उसकी कलाई पर ऐसी चमकदार घड़ी थी कि उससे गुजरते विमान को भी चेतावनी मिल जाए। उसे देखकर मैं बस मुस्कुराया, क्योंकि उसे अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि उसके जन्मदिन की सबसे महंगी सरप्राइज उसका इंतजार कर रही थी। विक्टोरिया ब्लेक के साथ साथ चल रही थी, हल्के रेशमी कपड़ों में, चेहरे पर वही अभ्यास की हुई नरम मुस्कान जो वो हर बार कैमरे दिखते ही पहन लेती थी। उनके पीछे मार्कस था, साथ में 2 सहायक, और चेहरे पर वही भाव जैसे दुनिया की हर कीमत सिर्फ बाकी लोगों के लिए बनाई गई हो। लेकिन मैं वहां मौजूद नहीं था, कम से कम सीधे तौर पर नहीं। मेरी जगह मेरा प्रतिनिधि मौजूद था, मिस्टर अल्वारेज, सफेद बालों वाला एक अनुभवी बिडिंग एजेंट। वो हॉल के पीछे बैठा था, हाथ में फोन, एक बिडिंग पैडल, और मेरी तरफ से दिए गए बेहद साफ निर्देश। उसे नहीं पता था कि मुझे वो फेरारी क्यों चाहिए, और उसे जानने की जरूरत भी नहीं थी। पेशेवर चुप्पी उसकी फीस का हिस्सा थी, और मैं उसे अच्छी फीस दे रहा था। मैं 2 ब्लॉक दूर एक निजी कमरे में बैठा था। एक स्क्रीन पर लाइव ऑक्शन चल रहा था, दूसरी स्क्रीन पर लिमिटलेस बैंक का डैशबोर्ड खुला था।
और लैपटॉप के कोने में नाओमी वीडियो कॉल पर थी। वो थकी हुई लग रही थी। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, तुम जानते हो, ज्यादातर लोग 21वां जन्मदिन केक काटकर मनाते हैं। मैंने स्क्रीन से नजर हटाए बिना जवाब दिया। मैं भी केक ही खरीद रहा हूं। बस उसके पहिए लगे हुए हैं। नाओमी ने आंखें घुमाई। केक ऐसे काम नहीं करते। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मेरा परिवार ऐसे ही काम करता है। ऑक्शन हॉल चमक रहा था। महंगे सूट, हीरे के ब्रेसलेट, टैबलेट लेकर घूमते कर्मचारी, हर कोई ऐसा दिख रहा था जैसे पसीना बहाना भी गरीबों की आदत हो। फिर फेरारी मंच पर लाई गई। चमकदार लाल रंग, नीची बॉडी, काला इंटीरियर, ऐसी कार जो उन लोगों के लिए बनाई जाती है जो चाहते हैं कि उनकी असुरक्षा उनकी एंट्री से पहले कमरे में पहुंच जाए। ब्लेक अपनी सीट पर आगे झुक गया। विक्टोरिया ने उसके हाथ को हल्के से छुआ। मार्कस ने उनके बिडिंग प्रतिनिधि की तरफ सिर हिलाया। संकेत साफ था, ये कार चाहिए। ऑक्शन शुरू हुआ। शुरुआती कीमत इतनी थी कि उससे मैं उस मोटल को 100 बार खरीद सकता था जिसमें कभी सोया था। पहली कुछ बोलियां बहुत तेजी से आई। एक बोली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। मार्कस ने बोली बढ़ाई। दूसरे खरीदार ने जवाब दिया। मार्कस ने फिर बढ़ाई। ब्लेक के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वो ऐसे देख रहा था जैसे कोई और उसकी प्लेट में खाना भर रहा हो। और तभी मिस्टर अल्वारेज ने मेरा पैडल उठा दिया। ऑक्शनियर ने तुरंत इशारा किया। नंबर 117 से नई बोली। मार्कस ने पीछे मुड़कर देखा। वो मुझे नहीं देख सकता था। उसे सिर्फ एक शांत चेहरे वाला बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया। न कोई घबराहट, न कोई उत्साह, न कोई पहचान, बस एक और अमीर खरीदार। मार्कस ने फिर बोली बढ़ा दी। मैंने अल्वारेस को इशारा किया। और ऊपर ऑक्शनियर की आवाज पहले से ज्यादा तेज और उत्साहित हो गई। नई बोली, फिर नई बोली। क्या कोई और? ब्लेक के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। मार्कस ने फिर बोली बढ़ाई, इस बार पहले से ज्यादा आक्रामक तरीके से। उसका हाथ हवा को चीरता हुआ ऊपर उठा। मैंने तुरंत जवाब दिया। और ऊपर मैंने अल्वारेस से कहा। कुछ सेकंड बाद नई बोली दर्ज हो गई। लैपटॉप स्क्रीन पर नाओमी ने लंबी सांस छोड़ी। ये बहुत खराब निवेश है। मैं मुस्कुराया। ये निवेश नहीं है। ये सुनकर मुझे और बुरा लग रहा है। ये एक जन्मदिन का कार्ड है। नाओमी ने मुझे कुछ पल घूरा, फिर सिर हिलाकर चुप हो गई। उधर लाइव फीड में ब्लेक झुककर विक्टोरिया के कान में कुछ कह रहा था। विक्टोरिया ने उसके हाथ पर हल्की थपकी दी। चेहरे पर मुस्कान अब भी थी, लेकिन उसकी आंखें पहले जैसी शांत नहीं थी। वही पहली दरार दिखाई दी, छोटी सी लेकिन साफ। मार्कस अपने प्रतिनिधि की तरफ झुका, कुछ कहा। तुरंत एक और बोली लग गई। मैंने जवाब देने में एक सेकंड भी नहीं लगाया। ऑक्शनियर अभी पिछली रकम दोहरा ही रहा था कि अल्वारेज ने मेरा पैडल फिर उठा दिया। अब हॉल में कुछ लोगों की धीमी हंसी सुनाई देने लगी। किसी ने खुलकर मजाक नहीं उड़ाया, अभी नहीं। वे स्थिति का आनंद ले रहे थे। और महंगे कमरों में सार्वजनिक बेइज्जती हमेशा ऐसे ही शुरू होती है, धीरे, सभ्य तरीके से। हर कोई ऐसा दिखाता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि अंदर से सब उसी पल का मजा ले रहे होते हैं। मार्कस ने फिर पीछे मुड़कर देखा। इस बार उसकी आंखों में झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। उसका जबड़ा कस गया। ब्लेक का चेहरा लाल होने लगा। मैंने उसके होठों को पढ़ने की कोशिश की। वो कह रहा था, ये आदमी है कौन? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। और यही सबसे खूबसूरत हिस्सा था। कीमत बढ़ती गई, इतनी बढ़ी कि दो बड़े कलेक्टर बीच में ही पीछे हट गए। अब ये कार खरीदने का मामला नहीं रह गया था। ये अहंकार की लड़ाई बन चुकी थी। एक चमकदार लाल फेरारी अब सिर्फ फेरारी नहीं थी।
वो एक बहुत महंगा तर्क बन चुकी थी और दोनों पक्ष उसे जीतना चाहते थे। फिर मार्कस ने एक और बोली लगाई, बहुत बड़ी, बहुत भारी, वित्तीय रूप से उसे बर्बाद करने वाली नहीं, लेकिन भावनात्मक रूप से महंगी। वो बहुत दूर आ चुका था। अब वो सिर्फ कार नहीं खरीद रहा था, वो ब्लेक के सामने हारने से बचने की कोशिश कर रहा था। मैं स्क्रीन को देखता रहा, कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड। फिर मैंने कहा, 1 मिलियन और। अल्वारेज ने मेरी तरफ देखा। मैंने सिर हिला दिया। उसने पैडल उठा दिया। नई बोली दर्ज हो गई, पूरे 1 मिलियन ऊपर। नाओमी ने अपनी आंखें बंद कर ली। बचकाना, मैंने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा। सटीक। ऑक्शन हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। ऑक्शनियर ने नई रकम दोहराई, फिर दोबारा दोहराई, जैसे उसे खुद यकीन न हो। सभी निगाहें अब मार्कस पर थी। वह चुप बैठा रहा, उसका प्रतिनिधि भी। कोई हरकत नहीं, कोई संकेत नहीं, कुछ नहीं। विक्टोरिया की मुस्कान अब भी बनी हुई थी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि शायद उसने ऐसी परिस्थितियों के लिए सालों तक आईने के सामने अभ्यास किया था। ब्लेक उसकी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर साफ अविश्वास था, जैसे वो पहली बार समझ रहा हो कि दुनिया में ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें हॉथोर्न परिवार खरीद नहीं सकता। मैंने स्क्रीन पर उसकी आंखों में वो झटका देखा। ऑक्शनियर की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। ब्लेक अपनी सीट पर आगे झुक गया। उसकी आंखें फेरारी पर टिकी हुई थी, जैसे सिर्फ इच्छा करने से कार उसकी हो जाएगी। 2 बार। मार्कस की निगाहें हॉल के पीछे बैठ हुए मिस्टर अल्वारेज पर जम गई। वह उन्हें ऐसे घूर रहा था जैसे सिर्फ नफरत के दम पर खरीदार की पहचान निकाल लेगा। फिर ऑक्शनियर ने हथौड़ा उठाया और अगले ही पल नंबर 117 को बेच दी गई। ठाक। हथौड़ा मेज पर गिरा। सब खत्म हो गया। ब्लेक इतनी तेजी से खड़ा हुआ कि उसकी कुर्सी पीछे घिसट गई। पॉलिश की हुई फर्श पर उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। कई लोग तुरंत उसकी तरफ मुड़े। किसी ने तो मोबाइल भी निकाल लिया। डैड, ब्लेक ने दांत भींच कर कहा, इतनी जोर से नहीं कि पूरा हॉल सुन सके, लेकिन इतनी जोर से कि पीछे की पूरी कतार सुन ले। आपने कहा था कि सब संभाल लिया गया है। मार्कस ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। बैठ जाओ। मुझे वो कार चाहिए थी। ब्लेक लगभग बच्चे की तरह बोल रहा था। विक्टोरिया झुककर उसके करीब आई। चेहरे पर अब भी वही सभ्य मुस्कान थी, लेकिन आवाज में चेतावनी थी। यहां नहीं। और यही बात स्थिति को और खराब बना रही थी, क्योंकि ब्लेक कभी यहां नहीं सीख ही नहीं पाया था। उसकी पूरी जिंदगी यहीं बीती थी, लोगों के सामने, रोशनी के बीच, जहां हर चीज उसे बिना मांगे मिल जाती थी। आज पहली बार किसी ने उसके सामने से कुछ छीन लिया था, और वो उसे संभाल नहीं पा रहा था। हॉल के दूसरी तरफ एक महिला चुपचाप ये सब देख रही थी। सेरेना वेल। उसकी ठुड्डी उसकी उंगलियों पर टिकी हुई थी। मैं उसे पहचानता था। बिजनेस प्रेस में उसे कौन नहीं पहचानता। उसके परिवार के पास मीडिया नेटवर्क थे, डिजिटल प्रकाशन थे, और इतनी सामाजिक ताकत थी कि अगर वह किसी घोटाले पर ध्यान दे तो वो खबर दांत निकालकर लोगों को काटने लगती थी। सेरेना युवा थी, शालीन थी, और सबसे खतरनाक बात, उसे सवाल पूछने की आदत थी। ऐसे सवाल जिनसे बड़े बड़े सीईओ अपने महंगे सूटों के अंदर पसीना बहाने लगते थे। मैं स्क्रीन पर उसे देखता रहा। उसकी नजर पहले ब्लेक पर गई, फिर मिस्टर अल्वारेज पर, फिर पैडल नंबर 117 पर, और फिर वापस विक्टोरिया पर। वह उन लोगों में से थी जो धुआं दिखने से पहले पैटर्न पहचान लेते हैं। अच्छी बात थी। एक दिन मुझे गवाहों की जरूरत पड़ने वाली थी, लेकिन अभी नहीं। उस कमरे में मौजूद किसी भी इंसान को नहीं पता था कि असली खरीदार कौन है।
विक्टोरिया और मार्कस को सिर्फ एक रहस्यमयी बोलीदाता दिखाई दे रहा था। ब्लेक को सिर्फ अपनी छीनी हुई खिलौना कार दिखाई दे रही थी। सेरेना को एक सवाल दिखाई दे रहा था। और मुझे अपना पहला सफल जन्मदिन दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड बाद लिमिटलेस बैंक ने भुगतान प्रोसेस कर दिया, शेल कंपनी के जरिए, साफ, शांत, अदृश्य, और फिर वापसी की रकम मेरे गुप्त खाते में आ गई, बिना किसी आवाज के, जैसे दूर कहीं बिजली गिरी हो। पैसा दोगुना हो गया और अपमान भी। लाइव फीड खत्म हो गई, स्क्रीन काली हो गई। नाओमी कैमरे के करीब झुकी। तुम बहुत खुश लग रहे हो, मैंने गंभीर चेहरा बनाकर कहा। मैं परिपक्व व्यवहार कर रहा हूं। तुमने ऐसी फेरारी खरीदी जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं थी, सिर्फ किसी का जन्मदिन खराब करने के लिए। बिल्कुल, मैंने सिर हिलाया। देखा, कितना विकास किया है मैंने। नाओमी ने हंसने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसके होठों के कोने फिर हल्के से हिले, जो उसके हिसाब से लगभग हंसी ही थी। उस रात मैंने ब्लेक के सोशल मीडिया अकाउंट देखे। कुछ नहीं, एक भी पोस्ट नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई नकली मुस्कान नहीं, कोई कैप्शन नहीं। ब्लेस्ड, ग्रेटफुल, लिविंग माई बेस्ट लाइफ। कुछ भी नहीं, सिर्फ सन्नाटा। और मैं ब्लेक को अच्छी तरह जानता था। उसके लिए सन्नाटा किसी अंतिम संस्कार से कम नहीं था। अगली सुबह मैं कॉफी बना रहा था कि फोन पर संदेश आया। भेजने वाली, नाओमी। मैंने संदेश खोला और पहली ही लाइन पढ़कर सीधा खड़ा हो गया, क्योंकि फेरारी वाली घटना सिर्फ शुरुआत थी। असल खेल अब शुरू होने वाला था। अगली सुबह नाओमी का एक और मैसेज आया। मैंने फोन उठाया और पढ़ना शुरू किया। सेरेना वेल ने उस बिडिंग कंपनी की ओनरशिप जानकारी मांगी है। मैंने मैसेज एक बार पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा, और फिर मुस्कुरा दिया। इसलिए नहीं कि सेरेना सच जान गई थी, वो अभी बहुत दूर थी। उसे ये नहीं पता था कि फेरारी किसने खरीदी, लेकिन उसने कुछ और देखा था। एक परछाई, एक ऐसा नाम जो अचानक कहीं से आया और हॉथोर्न परिवार के सामने खड़ा हो गया। और समझदार लोग परछाइयों को नजरअंदाज नहीं करते। यह अच्छी बात थी, क्योंकि कभी कभी परछाइयां भी हथियार बन जाती हैं, जब तक उन्हें देखने वाले लोग मुड़कर असली इंसान को न देख ले। उधर हॉथोर्न परिवार ने फेरारी वाली घटना को बदकिस्मती कहकर भुलाने की कोशिश की। ये बात सुनकर मुझे हमेशा हंसी आती थी, क्योंकि उनकी पूरी दौलत ही इस उम्मीद पर टिकी हुई थी कि मेरी बदकिस्मती कभी खत्म नहीं होगी। ब्लेक ने उस अपमान से उबरने की कोशिश वैसे ही की जैसे बिगड़े हुए अमीर बच्चे करते हैं। उसने एक नई घड़ी खरीद ली, फिर जिम की तस्वीर पोस्ट की। नीचे कैप्शन लिखा, हेटर्स गोना हेट, जैसे किसी ने उसका दिल नहीं तोड़ा था, बस इंटरनेट पर कोई कमेंट कर गया था। उसने पूरी कोशिश की ये दिखाने की कि शहर के सबसे बड़े लोगों के सामने लिमिटेड फेरारी हार जाना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन मैं उसे जानता था। उसे फर्क पड़ा था, बहुत पड़ा था। मार्कस ने अपनी नाराजगी कर्मचारियों पर निकाली। विक्टोरिया ने और ज्यादा मुस्कुराना शुरू कर दिया और दुनिया के सामने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। हॉथोर्न परिवार की खासियत यही थी। अगर घर में आग लगी हो, तो भी वे पहले तस्वीर खिंचवाते थे। कुछ महीनों बाद स्टर्लिंग एटलस ने एक नए प्रोजेक्ट की घोषणा की, वाटरफ्रंट डेवलपमेंट। हर जगह चमकदार विज्ञापन थे, सुंदर डिजिटल रेंडरिंग्स, महंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, पॉलिश किए हुए भाषण, और हमेशा की तरह बीच में विक्टोरिया। वह एक बड़े मॉडल के सामने खड़ी होकर पत्रकारों को प्रोजेक्ट समझा रही थी। मैंने लाइव फीड पर वह प्रस्तुति देखी। पूरा मॉडल ऐसा लग रहा था जैसे किसी अमीर इंसान ने प्रकृति का सपना देखा हो, लेकिन असली प्रकृति को पहले पूरी तरह हटा दिया हो। रिसोर्ट, प्राइवेट विला, लग्जरी स्टोर, मरीना, वेलनेस स्पा और शांत पैदल रास्ते।
ताकि लोग शैंपेन पीने के बीच कुछ मिनट विनम्र महसूस कर सके। समस्या ये थी कि उस पूरे प्रोजेक्ट में एक छोटी सी कमजोरी थी। जमीन का एक टुकड़ा, बहुत बड़ा नहीं, बहुत महंगा भी नहीं, लेकिन बेहद जरूरी। उसके बिना पूरा प्रोजेक्ट अधूरा रह जाता, जैसे किसी तस्वीर के बीच से एक हिस्सा काट दिया गया हो। यह बात सबसे पहले नाओमी ने खोजी। हमारी सुबह की कॉल चल रही थी जब उसने फाइल खोलकर कहा, तुम्हारी आंटी ने खरीदारी पूरी होने से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया है। मैंने कॉफी का घूंट लिया। बहादुर है। नाओमी ने सिर हिलाया। नहीं, लापरवाह है। मैं हंसा। मेरी पसंदीदा तरह की बहादुरी। नाओमी ने दस्तावेज मेरी स्क्रीन पर भेजे। मैंने उन्हें ध्यान से पढ़ा। वह जमीन अभी तक स्टर्लिंग एटलस की नहीं थी। वो एक फैमिली ट्रस्ट के पास थी, और ट्रस्ट सिर्फ साफ सुथरी डील चाहता था। विक्टोरिया और मार्कस को पूरा भरोसा था कि वह जमीन आखिरकार स्टर्लिंग एटलस के हाथ ही लगेगी। उनके लिए यह कोई सवाल नहीं था, बस औपचारिकता थी। उन्होंने पहले ही निवेशकों के लिए निजी लंच की तैयारी कर ली थी। चमकदार प्रेजेंटेशन तैयार थे। प्रोजेक्ट के शानदार मॉडल बन चुके थे, और मार्कस तो शहर के कई प्रभावशाली लोगों को फोन भी कर चुका था। जब नाओमी ने मुझे यह बताया, तो उसने एक दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया, एग्रेसिवली फ्रेंडली, यानी ऊपर से दोस्ताना, अंदर से दबाव। और जहां दबाव होता है, वहां अवसर भी होता है। मैंने पहला कदम बहुत चुपचाप उठाया। सबसे पहले एक अलग कंपनी के जरिए उस जमीन के पड़ोस वाला प्लॉट खरीद लिया। फिर दूसरी कंपनी के नाम से असली जमीन के लिए बोली लगा दी। धीरे धीरे कीमत बढ़ने लगी। मार्कस ने निजी समझौते की कोशिश की। विक्टोरिया ने खुद फोन किया। एक शहर के सलाहकार ने भी संकेत दिया कि जनहित के लिए स्टर्लिंग एटलस को प्राथमिकता देना बेहतर होगा। लेकिन आखिर में विक्रेता ने सिर्फ एक चीज देखी, नकद पैसा। और नकद पैसा लगभग हमेशा जीत जाता है। जिस दिन मेरी कंपनी ने वो जमीन हासिल की, मैं किसी बोर्डरूम में नहीं था। मैं अपने अपार्टमेंट में बैठा था, स्वेट पैंट पहने हुए, और डिब्बे से नूडल्स खा रहा था। फोन पर नोटिफिकेशन आया। सौदा पूरा हो चुका था। लिमिटलेस बैंक ने भुगतान प्रोसेस कर दिया। कुछ देर बाद रकम दोगुनी होकर वापस आ गई। मेरा अकाउंट और बड़ा हो गया। और उसी समय शायद स्टर्लिंग एटलस की डेवलपमेंट टीम ने पलक झपकना बंद कर दिया होगा। मजेदार बात यह थी कि उसी दोपहर उन्होंने निवेशकों की प्रस्तुति फिर भी आयोजित की, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने बाद में उसकी रिकॉर्डिंग देखी। विक्टोरिया क्रीम रंग के सूट में मंच के पास खड़ी थी। उसके बगल में पूरा वाटरफ्रंट मॉडल रखा हुआ था। मार्कस स्क्रीन के पास खड़ा था, और ब्लेक भी वहां मौजूद था। शायद किसी ने उसे समझाया होगा कि किसी मॉडल के पास खड़े रहना भी बिजनेस अनुभव कहलाता है। विक्टोरिया ने अपनी प्रस्तुति शुरू की, हमेशा की तरह शानदार अंदाज में। वो विरासत की बात कर रही थी, समुदाय की बात कर रही थी, सस्टेनेबल लग्जरी की बात कर रही थी, और उन सभी महंगे शब्दों की बात कर रही थी जिनका मतलब अक्सर कोई नहीं पूछता। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक निवेशक ने हाथ उठाया। क्या बीच वाला प्लॉट सुरक्षित कर लिया गया है? एक पल के लिए कमरा शांत हो गया। विक्टोरिया की मुस्कान नहीं हिली, लेकिन मार्कस तुरंत आगे आया। हम अंतिम विवरण संभाल रहे हैं। अनुवाद। नहीं, जमीन अभी उनकी नहीं थी। दूसरे निवेशक ने मॉडल के ऊपर झुककर बीच वाली खाली जगह की तरफ इशारा किया। अगर यह हिस्सा किसी तीसरे पक्ष के पास है, तो एक्सेस रोड बदल जाएगी, निर्माण की योजना बदल जाएगी, मरीना की डिजाइन बदल जाएगी। मार्कस मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जैसे किसी ने उसकी कार नहीं, उसके जूते का अपमान कर दिया हो। हम दशकों से प्रॉपर्टी डेवलप कर रहे हैं। हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन उसे चिंता थी, बहुत थी। मैं स्क्रीन के पार भी देख सकता था, क्योंकि उसने वही आवाज इस्तेमाल की थी जो अमीर लोग तब इस्तेमाल करते हैं
जब कमरे में आग लगी हो और वे चाहते हो कि कोई धुआं नोटिस न करे। विक्टोरिया ने मॉडल पर हाथ रखा, फिर पूरी आत्मविश्वास के साथ कहा, प्रोजेक्ट पूरी तरह समय पर चल रहा है। और वहीं उसने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। उसने खुद को बहुत आगे तक बांध दिया। अब अगर कोई समस्या आती तो वो सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं रहती, वो उसकी विश्वसनीयता की समस्या बन जाती। निवेशक ने धीरे से सिर हिलाया। वो आश्वस्त नहीं हुआ था, बस इतना सभ्य था कि सवाल वही खत्म कर दे। मैं जानता था कि जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलेगा वो किसी और को फोन करेगा, और ठीक वही हुआ। कुछ ही मिनटों में कमरे का माहौल बदलने लगा। लोग धीमी आवाज में बात करने लगे। एक व्यक्ति दूसरे से फुसफुसाया, फिर दूसरा तीसरे से, फिर तीसरा चौथे से, और देखते ही देखते पूरा कमरा कानाफूसी से भर गया। हॉल के पीछे सेरेना वेल भी खड़ी थी। उसके हाथ में पानी का गिलास था, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ मॉडल पर टिकी हुई थी। पहले उसने उस खाली पड़े जमीन के टुकड़े को देखा, फिर मार्कस को, फिर विक्टोरिया के हाथ को, जो अब भी मॉडल पर रखा हुआ था, जैसे वो अपनी सजी हुई उंगलियों से पूरी समस्या को ढक सकती हो। सेरेना समझदार थी। वो धुआं देखकर आग का अंदाजा लगा लेती थी। उसे अब एक पैटर्न दिखने लगा था। फेरारी वाला रहस्यमयी खरीदार और ये जमीन खरीदने वाला अज्ञात निवेशक, दोनों शायद एक ही व्यक्ति थे, लेकिन वो अभी तक नहीं जानती थी कि वह मैं हूं। अच्छी बात, हॉथोर्न परिवार भी नहीं जानता था, और यह उससे भी बेहतर बात थी। शाम तक इंडस्ट्री के छोटे छोटे ब्लॉग इस खबर को उठाने लगे। स्टर्लिंग एटलस के वाटरफ्रंट प्रोजेक्ट को जमीन संबंधी समस्या। निवेशकों ने अधिग्रहण पर सवाल उठाए। अज्ञात खरीदार ने रिसॉर्ट की योजना रोकी। अज्ञात खरीदार, मैंने वो शब्द कई बार पढ़ा। मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा। 4 साल तक मैं बेसमेंट का लड़का था, फिर बेघर अनाथ, फिर गायब हो चुका भतीजा, और अब मैं सिर्फ एक नाम था जिसे कोई नहीं जानता था। एक परछाई, और परछाइयां डर पैदा करती हैं। अगली सुबह ब्लेक ने सोशल मीडिया पर एक फोटो डाली, परिवार के जिम की, हाथ में डंबल, चेहरे पर वही नकली आत्मविश्वास, और कैप्शन, जो लोग अपना नाम छिपाते हैं वे कायर होते हैं। मैंने पोस्ट देखी, कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रहा, फिर लगभग कमेंट करने ही वाला था। जो लोग चोरी की हुई कंपनियों के पीछे छिपते हैं उन्हें कायरों पर टिप्पणी करने से पहले स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गई, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिखा। मैंने फोन बंद कर दिया, क्योंकि संयम किरदार का विकास होता है। परेशान करने वाला, कभी कभी बहुत परेशान करने वाला, लेकिन बेहद उपयोगी। फेरारी मेरी पहली जीत थी, जमीन मेरी दूसरी, लेकिन इसी जमीन ने मुझे पहली बार असली सिरदर्द भी दिया। क्योंकि जमीन घड़ी की तरह नहीं होती। आप उसे खरीद कर दराज में नहीं रख सकते, और हर बार देखकर अपनी छोटी सी जीत पर मुस्कुरा नहीं सकते। उसके साथ जिम्मेदारियां आती हैं। टैक्स, मेंटेनेंस, जोनिंग नियम, कानूनी नोटिस, पर्यावरणीय जांच, सरकारी कागजात, और दर्जनों ऐसे शब्द जिनसे अमीर लोग अकाउंटेंट्स को अमीर बनाते हैं। नाओमी ने वो मोटी फाइल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बधाई हो। मैंने भौहें चढ़ाई। किस बात की? वो बिल्कुल शांत आवाज में बोली, तुम्हारे बदले ने अब कागजी काम पैदा कर दिया है। मैंने तुरंत कहा, मुझे ये वाक्य बिल्कुल पसंद नहीं आया। नाओमी हल्का सा मुस्कुराई। आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अमीर लोग धीरे धीरे कागजों से ही खून बहाते हैं। और पहली बार मुझे उसकी बात पूरी तरह समझ आई। पैसा दबाव बना सकता था, लेकिन उस दबाव को संभालना भी पड़ता था। अगर मैं सिर्फ गुस्से में चीजें खरीदता गया तो वे संपत्तियां खुद मेरे लिए बोझ बन जाती। अगर स्टर्लिंग एटलस बहुत जल्दी टूट जाता
तो शायद मैं उसी कंपनी को बर्बाद कर देता जिसे एक दिन वापस पाना चाहता था। यही सबसे मुश्किल बात थी। मैं एक ऐसे घर के अंदर शिकार कर रहा था जिसमें एक दिन मुझे खुद रहना था। मैं हर दीवार को आग नहीं लगा सकता था, कुछ दीवारें बचानी भी थी। फिर भी निवेशकों की घबराहट ने वही किया जिसकी मुझे जरूरत थी। स्टर्लिंग एटलस के शेयर नीचे आने लगे। बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा, लेकिन कभी कभी थोड़ा ही काफी होता है। मैंने चुपचाप खरीदना शुरू किया। थोड़े शेयर एक कंपनी से, कुछ दूसरी कंपनी से, कुछ एक ऐसे फंड के जरिए जिसे कोई उस लड़के से नहीं जोड़ सकता था जो कभी कूड़ेदान के पास सोया था। विक्टोरिया और मार्कस लगातार अंदाजे लगा रहे थे। कोई रहस्यमयी निवेशक, कोई प्रतिद्वंद्वी फंड, शायद कोई बड़ा डेवलपर, शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो उन्हें ब्लैकमेल करना चाहता था। लेकिन एक नाम कभी उनके दिमाग में नहीं आया। उनके लिए मैं अब भी गायब था। शायद मर चुका, शायद कहीं छोटी नौकरी कर रहा था, शायद किसी गोदाम में काम कर रहा था। ज्यादा से ज्यादा मैं उनकी यादों से निकल चुका एक आवारा बिल्ली था। उन्हें यह नहीं पता था कि उस बिल्ली के दांत निकल चुके थे, और उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि वो धीरे धीरे एक बाग बन रही थी। कुछ दिन बाद नाओमी का फोन आया। उसकी आवाज पहले से ज्यादा गंभीर थी। स्टर्लिंग एटलस की इमरजेंसी इन्वेस्टर मीटिंग है। नाओमी कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या तुम अंदर जाना चाहते हो? मैंने जवाब नहीं दिया। मैं बस फोटो को देखता रहा। पिता की मुस्कान, मां की आंखें, और वो छोटा खिलौना रोल्स रॉयस। फिर मैंने धीरे से कहा, वो बिल्डिंग मेरे पिता ने बनाई थी। हां, और मैंने 4 साल तक उसके बेसमेंट में बिताए। मुझे पता है, अगर मैं वहां गया, मैं रुक गया। नाओमी ने मेरी बात पूरी नहीं की, क्योंकि कुछ बातें पूरी करने की जरूरत नहीं होती। कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर उसने कहा, तुम वहां बदला लेने नहीं जाओगे। मैंने उसकी तरफ देखा। तो फिर वह बोली, तुम वहां वापस जाने वाले हो। लेकिन मैं अपनी असली पहचान लेकर अंदर नहीं जाने वाला था। मैं उस रहस्यमय खरीदार की तरह सामने नहीं आने वाला था। नहीं, मैं अपने सारे पत्ते एक साथ खोलने वाला था। मैं वहां सिर्फ एक छोटे शेयरहोल्डर की तरह जाऊंगा। एक ऐसी परेशानी जिसे अभी कोई गंभीरता से नहीं लेता। और सबसे जरूरी बात, मैं विक्टोरिया के चेहरे पर वो भाव देखना चाहता था जब बेसमेंट का लड़का वापस दरवाजा खोलकर अंदर आएगा। स्टर्लिंग एटलस का मुख्यालय बिल्कुल वैसा भी था जैसा मुझे याद था, और बिल्कुल वैसा भी नहीं। शायद दुख ऐसा ही करता है, वो इमारतों को भी बदल देता है बिना अनुमति के। लॉबी में अब भी वही ऊंची कांच की दीवार थी, वही सफेद पत्थर की चमकती फर्श, और रिसेप्शन के पीछे लगा वही विशाल चांदी का लोगो। मुझे अचानक एक पुरानी याद आ गई। पापा मेरा कंधा पकड़कर इसी लॉबी से गुजरते थे। हर कुछ कदम पर कोई कर्मचारी उन्हें रोक लेता, और वे हर किसी का नाम जानते थे, सिर्फ बड़े अधिकारी नहीं, सिक्योरिटी गार्ड, असिस्टेंट, ड्राइवर, यहां तक कि लिफ्ट के पास खूल बदलने वाले कर्मचारी भी। फिर मुझे मार्कस याद आया। वो इसी लॉबी से ऐसे गुजरता था जैसे आसपास के लोग इंसान नहीं, जूते पहना हुआ फर्नीचर हो। मैं लगभग 1 मिनट तक घूमते हुए कांच के दरवाजों के बाहर खड़ा रहा, कांच में अपनी ही परछाई देखता हुआ। काला सूट, साफ हेयर कट, शांत चेहरा, लेकिन अंदर ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई ईंट निगल ली हो। मैंने धीरे से खुद से कहा, अंदर जाओ, तुमने घबराने का अधिकार खरीद लिया है। और फिर मैं अंदर चला गया। रिसेप्शन पर बैठी महिला ने सिर उठाया। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं? उसकी आवाज वैसी थी जैसी महंगी इमारतों में लोगों को सिखाई जाती है। पहले विनम्र बनो, फिर तय करो कि सामने वाला महत्वपूर्ण है या नहीं।
मैंने अपने शेयर होल्डर क्रेडेंशियल्स उसके सामने रख दिए। उसने टैबलेट पर नाम देखा, फिर दोबारा देखा, और अचानक उसका व्यवहार बदल गया। एक क्षण, मिस्टर स्टर्लिंग, मिस्टर स्टर्लिंग। उस लॉबी में अपना नाम सुनना मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन था। कई साल बाद पहली बार वो नाम फिर उसी इमारत में बोला गया था, और एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मेरे पिता अभी पीछे से आकर मेरे कंधे पर हाथ रख देंगे। लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था और एक खुलती हुई लिफ्ट। एक युवा असिस्टेंट मुझे इन्वेस्टर फ्लोर तक ले गई। वहां हर तरफ सूट पहने लोग थे। कॉफी टेबलों के पास धीमी आवाज में बातें होती हुई। हर चेहरे पर एक जैसी अभिव्यक्ति, शांत, अमीर और इतने चिंतित कि चिंता छिपाने की कोशिश कर रहे हों। फिर मैंने उन्हें देखा। खिड़कियों के पास विक्टोरिया खड़ी थी, हमेशा की तरह परफेक्ट। मार्कस बोर्ड के 2 सदस्यों से बात कर रहा था और ब्लेक दीवार से टिककर फोन चला रहा था। महंगा, उबा हुआ और हमेशा की तरह दुनिया से बेपरवाह। कुछ सेकंड तक किसी ने मुझे नहीं देखा। मैं बस कमरे के कोने में खड़ा रहा। एक शेयर होल्डर, एक सूट, एक चेहरा, बस इतना। फिर ब्लेक ने सिर उठाया। उसकी नजर मुझ पर पड़ी और वह जम गया। उस एक पल के लिए मुझे सब कुछ वापस मिलता हुआ महसूस हुआ। बेसमेंट, जन्मदिन, कूड़े का बैग, फेरारी, सब। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वही पुरानी मुस्कान, घमंडी, तिरस्कार भरी। उसने जानबूझकर इतनी जोर से कहा कि आसपास खड़े निवेशक भी सुन सके। अरे वाह! बेसमेंट बॉय वापस आ गया। कमरे की कई नजरें मेरी तरफ घूम गई और मैं बस खड़ा रहा, शांत। अगर स्टोरी पसंद आया हो तो कमेंट में एक रेड हार्ट देना कभी मत भूलना। और हाँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करो एपिक मैनवाजेड को, क्योंकि स्टोरी अभी बाकी है।